साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस युवा भारत के प्लेटफॉर्म से युवा देश के युवा को जोड़ने की कोशिश किया गया है। और सबसे पहले मैं इस युवा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रांत वैभव जी को बधाई देना चाहता हूँ। और जितने भी माननीय सदस्य हैं, चाहे वो हमारे कुंदन मयंक जी हो, चाहे शेर बहादुर जी हो, सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं, बधाई भी है कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके द्वारा आप देश के युवाओं के समक्ष ज्ञानवर्धक बात लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है एजुकेशन। ये एजुकेशन, अगर हम आप बात करें करियर और पोटेंशियल का कि आप अपने करियर में कैसे आगे ग्रोथ करें, छोटा सा अगर हम दो चीज को अगर अपने मन में ध्यान रखें, एक सकारात्मक सोच जो हम अक्सर बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है एक ओपन माइंड, खुला विचार। सबसे पहले आपको कुछ भी करने का हिम्मत होना चाहिए, एक डर नहीं होना चाहिए। आप करना क्या चाहते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखें, अभी पूरा वर्ल्ड जो है वो एक पैंडेमिक कोविड-19 से जूझ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई समाधान नहीं आएगा। जल्दी ही हम लोगों को कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया एक होप पे टिकी है, होप पॉजिटिव होप है। तो होपफुल भी होना ज़रूरी है। कुंदन मयंक जी लिख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है शेर बहादुर जी, पहले तो उनको शुभकामनाएं हैं कि आप अपने पद पे आगे और ज़्यादा गरिमामयी बातों को रख सकें और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनने की तहे दिल से बधाइयाँ हैं। तो हम अपना बात आगे रखते हैं। जैसा कि आप लोग सुबह से पोस्टर में देखे हो, हमारे पास भी विक्रांत जी ने पोस्टर भेजा था, कुंदन मयंक जी ने भी भेजा। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और पिछले 11 सालों से इंजीनियरिंग के बच्चों को गाइड करते आ रहा हूँ। चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से भी जुड़े रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो मेन एजुकेशन है, एजुकेशन से रिलेटेड। तो हम लोगों अपना जो मार्गदर्शन की वो है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, ओपन माइंड रहना है और होपफुल भी रहना है। यानी एक नया टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया, होपफुल, मतलब उम्मीद की किरण को नहीं छोड़ना है। जैसे कि अगर आप देखे हो कि लाइफ में, जैसे कि हम जिस समय, अगर हम, मेरा 10th जो हुआ वो 2000 के करीब हुआ, तो 2000 में उस समय टेक्नोलॉजी उतना नहीं था। इवन हम लोग फ़ोन भी नहीं देखे थे। घर में एक लैंडलाइन लगा तो एक खुशी का अलग ठिकाना था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी क्या है, दिन ब दिन चेंज होते जा रहा है। आज हम स्मार्टफोन पे हैं और टेक्नोलॉजी के थ्रू स्मार्टफोन से आज लाइव भी हैं और आप लोग हमको देख भी रहे हैं।
यानी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना भी आदमी को सीखने की ज़रूरत है। अगर इस कोविड-19 को देखें तो इस कोविड-19 से हर कोई प्रभावित है, समाज का हर वर्ग प्रभावित है। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर को भी गौर करेंगे तो एजुकेशन सेक्टर भी प्रभावित हुआ है बुरी तरह। बच्चे जो हैं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सभी जगह बंद हो चुके हैं। ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है। अक्सर क्या होता है कि ऑफलाइन वर्सेज ऑनलाइन, ये हमेशा चर्चा का विषय रहेगा। माना कि अभी ऑफलाइन का एक अलग फीलिंग है क्लास का, लेकिन अभी हमारे पास जो समस्याएं हैं कोविड-19, पहले उस समस्या का समाधान हो जाए तो फिर ऑफलाइन भी आएंगे। लेकिन अभी जो हम ऑनलाइन की दुनिया में हैं उसको भी पॉजिटिवली सोचा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दें, बिल्कुल भी इग्नोर कर दें कि नहीं भैया हम ऑनलाइन नहीं सीखेंगे। नोकिया की कहानी तो सबको पता है, क्योंकि शुरुआत हम टेलीफोन फ़ोन से किए, फिर बाद में कर लो दुनिया मुट्ठी में रिलायंस का आया, लोगों के हाथों में मोबाइल आने लगा। फिर उस ज़माने में नोकिया का फ़ोन जो बटन वाले होते थे वो लोगों के बीच आया। नोकिया सोचा कि मेरा तो इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, हम अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे। पता चला कि स्मार्टफोन का दुनिया आ गया। आज भी हमको याद है कि डाल्टनगंज में हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे थे और ऐसे ही खाली समय के लिए मुझे भोपाल जाने का मौका मिला। तो जब भोपाल गए तो वहाँ मेरे कुछ जूनियर थे, उन्होंने कहा कि सर स्मार्टफोन लीजिए। पहली बार ये वर्ड सुनने को मिला, स्मार्टफोन। मैंने बोला भाई क्या है? तो उन्होंने सैमसंग के जो शॉप है वहाँ ले गया। तो पहली बार मुझे टच स्क्रीन का फीलिंग हुआ। पहले तो लगा अरे यार ये मेरे से नहीं होने वाला है, लेकिन फिर उसमें भी हमें मतलब कुछ दिन चलाने के बाद अच्छा लगने लगा। फिर हम दूसरे लोगों को भी बोलने लगे कि ये तो बड़ा अच्छा है भाई, टच स्क्रीन है। इस तरीके से आप देखें कि पूरी दुनिया में अब टच स्क्रीन का ही बात होने लगा। स्मार्टफोन, पूरी जगह स्मार्टफोन आ गए। यानी टेक्नोलॉजी ने ऐसा करवट बदला कि नोकिया को नो कर दिया लोगों ने। तो आप एजुकेशन सेक्टर में भी ऐसा है कि आप ऑनलाइन को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहे। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, तो वो भी दुखद है। टेक्नोलॉजी है तो बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन में आए लोग, ताकि बच्चों को वो फीलिंग बरकरार रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथ साथ अगर आप, ये था हमारा एजुकेशन में ऑनलाइन और ऑफलाइन पे चर्चा का विषय, तो दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। यानी आप दोनों को गलत करार नहीं कर सकते, दोनों के अपने पॉजिटिव प्रोज और कॉन्स हैं, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव बातें हैं, लेकिन आपको दोनों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। यानी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि सारे लोग हमारे इंजीनियर भाई जो हैं, सबसे पहला कि जो 12th के बच्चे हैं, पहले उनको भी हम कुछ बोलना चाहेंगे कि 12th के बच्चे हमेशा एक गलती करते हैं। एडमिशन के समय पहले तो वो डिसीजन अपने पेरेंट्स के बल पे लेते हैं कि उनको इंजीनियरिंग करना है कि मेडिकल करना है। वो उनका डिसीजन नहीं होता, उनके पेरेंट्स का डिसीजन होता है। तो उनके लिए यही है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, उनको समझना होगा कि आप बच्चों पे मेंटली प्रेशर ना बनाएं कि तुमको यही करना है बेटा, ऐसा नहीं। उनके दिल की बात समझिए, वो उनके एरिया इंटरेस्ट समझिए, वो भी समझने की ज़रूरत है। पहला बात तो ये। दूसरा, हमारे 12th के बच्चे क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उनका मन भटकता है,
पेपर में तरह तरह के कॉलेज के बिल्डिंग के फ़ोटो आते हैं, बच्चा सोचता है कि ये 5 स्टार कॉलेज है, वाकई में वो 5 स्टार कॉलेज ही है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कॉलेज की बिल्डिंग से आपको नहीं सीखना है, आपको क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है। तो ये भी ध्यान रखें, क्वालिटी एजुकेशन की ओर फोकस करें। और अगर आप इंजीनियरिंग या किसी भी फील्ड में चाहते हैं तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर में बहुत ही जोश में होते हैं। यानी स्टूडेंट से कोई पूछे तो हाउस द जोश, तो दे विल से वेरी हाई सर। दे थिंक कि हम आए हैं कॉलेज में, इस बार कॉलेज में तो मेरा ही धमाका होगा। लेकिन जैसे जैसे ईयर निकलते जाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग होते चला जाता है। इससे बचने की ज़रूरत है आप लोगों को। आप कभी भी मतलब आपको अपने लिए टाइम देने की ज़रूरत है कॉलेज में। थोड़ा सा ये मेरे जितने भी इस युवा भारत के मेंबर्स हैं उनसे भी यही आग्रह है कि आप अपने जूनियर को यही सजेशन करें कि इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं तो अपने लिए भी टाइम निकालना सीखें। बहुत ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं है, कम आवर भी आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्वालिटी पे आपको सोचने की ज़रूरत है। तो क्वालिटी एजुकेशन क्या है कि आपको अपने अंदर की भी क्वालिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। आप जिस फील्ड में हैं वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग में हैं तो कम से कम अपने लिए भी टाइम निकालना सीखिए। ऐसा नहीं है कि वन नाइट आप पढ़ लिए और इंजीनियर हो गए तो फिर आप बेरोजगारी के दुखड़े रोने लगते हैं। तो शुरू से ही उस चीज़ को आप अपने जितने भी हमारे मेंबर्स हैं युवा भारत के सभी, एक अच्छी बात है कि सारे लोग इंजीनियर्स हैं, तो वो इंजीनियर्स हमारे बंधु हैं, वो सारे अपने जूनियर्स को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़रूर गाइड करते रहें कि इंजीनियरिंग मतलब ये नहीं कि आप गए और हो गया। अगर आपको आगे लाइफ में बढ़ना है तो आपको उसको पढ़ते रहना होगा। दूसरा है कि कोई भी जैसे प्रॉब्लम क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, आप ये दोनों का एक अलग अलग महत्ता है। आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इंजीनियर या कोई भी डिग्री देता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको फिल्टर करता है। फिल्टर करने का मतलब हो गया कि आप कितने सही हैं। जस्ट लाइक वाटर प्यूरिफायर में टैंक से बहुत सारा पानी की क्वांटिटी आ रही है, लेकिन जो वेस्टेज है वाटर का वो निकल जाता है। जो पीने लायक पानी है आप उसी को गिलास में भर पाते हैं, स्टोर हो पाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जस्ट लाइक फिल्टर है। वहाँ पे सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के इंजीनियर्स आ रहे हैं, दे आर फिल्टरिंग द वाटर्स, वेस्ट वाटर, मतलब जो बर्बाद वाटर उसको हटा रहा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूसरा क्या है कि आप शुरू से ही हम एक लाइन बोल रहे हैं कि नकारात्मक सोच को तो बिल्कुल भी ना रखें मन में कि मेरे से नहीं हो पाएगा। हर कोई कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, बस शुरू से यही बात को फॉलो करना है। लेकिन आप जनरली फॉलो नहीं करते हैं। अब कितने बार हम बोल चुके हैं, लेकिन मतलब स्टूडेंट्स को लगता है कि चलो जोक है, लेकिन लाइफ में आगे जाने के बाद पता चलता है उसकी वैल्यू कि नहीं, समय कितना मूल्यवान था, उस समय को हम लोगों ने मिस किया। तो ये भी एक पहलू है। यानी आपको क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको शुरू से एक्टिव भी रहने की ज़रूरत है। कॉलेज की बिल्डिंग से जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए समय निकालने की ज़रूरत है और आशावान बने, होपफुल बने। आपको आपके अंदर पॉजिटिविटी आने की ज़रूरत है। तो ये आप
बिल्कुल इस बातों को सही जगह रखने की कोशिश करें। और थोड़ा सा एक और पॉइंट है जिसको आप बोलते हैं सब्र रखना। कभी कभी समय से पहले नहीं मिल पाता है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे लिए नहीं बना है, मेहनत कीजिए, ज़रूर होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए नहीं बना है। तो ये भी हमारे युवा साथी अपने एजुकेशन पे ध्यान रखें। उसके बाद एक वर्ड है स्वरोजगार, जिसको हम लोग टेक्निकली इंजीनियरिंग में एंटरप्रेन्योर के नाम से जानते हैं। मतलब आप खुद का बिजनेस शुरू करना। जैसे कि आप पढ़े होंगे कि फ्लिपकार्ट, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों फ्रेंड थे आईआईटी दिल्ली के। दोनों बंसल है तो ऐसा नहीं कि दोनों भाई हैं, दोनों फ्रेंड थे। बेंगलोर के एक कमरे से 4 लाख के रुपीस में उन्होंने अपना फ्लिपकार्ट बिजनेस स्टार्ट किया था और डोर टू डोर खुद होम डिलीवरी करने जाते थे। बुक से शुरुआत की थी। लास्ट ईयर 2018 और 19 में वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना था कि फ्लिपकार्ट बिक गया और 700 करोड़ में। यानी आप खुद देखिए कि एक इंजीनियर खुद का बिजनेस शुरू किया मात्र 4 लाख में और बिका 700 करोड़। तो सबकी ऐसी ही कहानियां हैं। अगर आप गूगल के सीईओ को देखें, सुंदर पिचई को, वो आईआईटी खड़गपुर से बंदा निकला, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। स्टैनफोर्ड पढ़ने के लिए गए, फिर वहाँ पे उन्होंने उस समय इंटरनेट कंप्यूटर बंदा पहली बार देखा था। वहाँ पे पहली बार ब्राउज़र कोई बना था, मोज़ैक। तो उनका ध्यान अट्रैक्ट किया और वो स्टैनफोर्ड को छोड़कर गूगल को ज्वाइन किया, क्योंकि गूगल उस समय कुछ था ही नहीं। और आज देखिए, यानी एक अंदर आदमी का डर नहीं होना चाहिए। फियरलेस मतलब आप फियरलेस होंगे तभी तो जाके उतना बड़ा रिस्क लेने का भी क्षमता होना चाहिए आप पे, ये भी कैपेसिटी होना चाहिए। और हमारे सबसे अच्छी बात है कि हमारे विक्रांत वैभव जी इसी पहलू पे आगे बढ़े हैं। युवा भारत जैसे प्लेटफॉर्म को खुद से आगे लाने की कोशिश की। उन्होंने किसी दूसरे की विचारधारा को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं किया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक युवा भारत प्लेटफॉर्म ही बना डालूं बिना किसी डर के। तो ये भी फियरलेस अप्रोच है। और इसके मेंबर कुंदन मैक जी बनाए, शेर बहादुर जी को प्रवक्ता बनाया गया। बहुत सारे हमारे पास भी टैग करते हैं तो पढ़ने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं इससे और एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। यानी युवा को आगे बढ़ने के लिए एक सही मार्ग की ज़रूरत है और उसको यहाँ पे लाने का पूरा कोशिश किया गया है। हम इस प्लेटफॉर्म पे 2 बार जूम ऐप के थ्रू आप लोगों से रूबरू हुए थे, बहुत सारे सवालों का जवाब हुआ था। ये अब एक अच्छा कदम है कि लाइव के थ्रू जो इंटरेक्शन सेशन है, मुझे आज कल रात में कुंदन मैक जी का इन्विटेशन आया, बहुत खुशी हुई। मैं कहा कि भाई हमारे युवा साथियों से जुड़ना एक अलग एहसास है और ज़रूर हम इसमें गाइड करेंगे, क्योंकि एज ए मेंटर जब हम क्लासरूम में गाइड करते हैं एस इंजीनियरिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो जो बातें हैं, जो खामियां हैं, वो बातें भी हमारे युवा साथियों को के साथ हम शेयर कर सकें। और इसके लिए लाइव सेशन है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो हमेशा फियरलेस भी रहें और ये लोग कदम जो उठाए हैं बहुत सही है। रिस्क लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो हम लोग सीट काउंट करते हैं कि इस बार 5 वैकेंसी है बस। अरे सर मेरा होगा कि नहीं होगा, 5 ही तो सीट है भाई, पहले ही निगेटिव आ गया, 5 सीट है तो कुछ नहीं होने वाला है। यानी रिस्क लेने की ज़रूरत है। हो सकता है समटाइम क्या होता है कि हर कोई तो यही सोच रहा होगा कि 5 वैकेंसी है और पता चला कि टोटल 100 लोग ही भरे फॉर्म, सब इसी चक्कर में रह गए। लालू जी एक बार चुनाव, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, फिर भी एक एग्जाम्पल
के द्वारा समझते हैं कि लालू जी एक बार चुनाव हार गए इलेक्शन, तो दूसरी बार जब रैली में गए, वो रैली का भाषण हमको सुनने का मिला, बड़ा इंटरेस्टिंग भाषण था। उन्होंने बोला कि एक गांव में भुइयाँ बाबा का मंदिर, भुइयाँ बाबा हमारे बिहार में बहुत पूजा होता है उनका, तो भुइयाँ बाबा के मंदिर में दूध चढ़ता है, तो जितने भी दूध देने वाले थे वो उनके मन में था कि कोई ना कोई तो दूध चढ़ा ही गया होगा भगवान को। तो पता चला कि कोई दूध देने ही नहीं गया। वैसे ही मतलब वो बोले कि सबको क्या लगा कि लालू जीत रहा है, लेकिन कोई वोट गिराने नहीं आया। तो वो एक बेहतर एग्जाम्पल है कि अगर आप 5 सीट का वैकेंसी है तो हर कोई वही माइंड में सेट करके बैठा है कि ये 5 सीट का ही वैकेंसी है, और पता चला कोई नहीं भरा। दूसरा क्या है कि कभी कभी इतना निगेटिविटी चारों तरफ होता है कि आपको पॉजिटिव कुछ दिखता ही नहीं। जैसे कि अभी आपका कल से मेरा एक क्लास बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का इस इंजीनियरिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे भी स्टार्ट होने वाला है। तो हमारे पास कल मतलब हमारे मतलब जो सर हैं जिनके साथ शुरू मैप पे आए थे, डॉक्टर शिव प्रसाद सर, उनके साथ भी यही बात रखें कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम का निगेटिविटी इतना आ गया है लोगों में कि बिहार में कोई भी काम बिना करप्शन के हो ही नहीं सकता है। हमारे पास भी पर्सनल मैसेज आए हैं वो, भाई मेरे ऐसा नहीं है, आप इस निगेटिव न्यूज़ को दूर ही रखें, बेहतर सोचें, पॉजिटिव सोचें। गलतियाँ होती है, लेकिन जब तक आप लोग पॉजिटिव होके आगे नहीं बढ़ेंगे, सुधारने के लिए समाज में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो कैसे खामियां को दूर किया जाएगा। हर कोई तो ये कहेगा अरे वहाँ यही प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक है, कुंदन मैम जी कुछ लिख रहे हैं कि शिक्षा को रोजगार मुखी बनाने हेतु तो क्या क्या प्रयास किए जाए, क्योंकि आज के दौर में शिक्षण संस्थान को बेरोजगार पैदा करने की फैक्ट्री जैसे संज्ञा से संबोधित किया जाता है। हम इस पर बढ़िया चर्चा कर चुके हैं कुंदन जी। जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि रोजगार मुखी एजुकेशन है हमारा इंजीनियरिंग, लेकिन हम उसको इतना निगेटिव बना दिए हैं ना कि लोग इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता है। लोगों को क्या लगता है कि हर कोई इंजीनियरिंग करने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं। आपको क्या समझाना है अपने जूनियर को कि ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग ऐसा नहीं कि तुम एक रात पढ़ के तुम इंजीनियर जरूर बन जाओगे भाई मेरे, पेपर निकल जाएगी, लेकिन आपको रोजगार मिले वो मुश्किल है। क्योंकि हम पहले बोले कि कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म आता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक आपका वाटर प्यूरिफायर है, और वाटर टैंक जो है छत के ऊपर रखा वो पूरे इंजीनियर्स का कलेक्शन है। अब वो इंजीनियर्स तो आते हैं आरओ में, वाटर प्यूरिफायर में, लेकिन उसमें से कुछ को ही वाटर प्यूरिफायर स्टोर करके रखता है जो अच्छे वाटर होते हैं, वेस्टेज को पास कर देते हैं। वेस्टेज होने का कॉज यही है। हम इस पर और भी चर्चा की पहले भी कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, कुछ मतलब यही तो चर्चा था। जैसे कुछ लोग का कहना होता है कि सर हमारे पास दिन भर कॉलेज में ही बीत जाते हैं, बाकी कैसे करें कोचिंग वगैरह। मैं ऐसा भी नहीं बोलूँ, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म का बखूबी यूज़ करना भी सीखें। हम इस पर भी चर्चा की है कि आपको अपने अंदर बदलाव लाने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम अड़े रहे कि नहीं हम तो ऑफलाइन वाले आदमी, हम कैसे ऑनलाइन की तरफ मूव करें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसके बारे में भी सोचने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। जैसे कि अब हम फिजिकल क्लास लेते हैं, लेकिन आज ऑनलाइन भी अगर हमको लेने का मौका है, मिलता है, तो उसमें भी इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि लगता है कि आप अगर उसमें इंजॉय कीजिएगा तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे और उनको भी फीलिंग आएगा। तो आपको ये भी सोचने की जरूरत है। तो हम ऑलरेडी इस पे मैसेज भी हम आपको दिए थे, आप शायद मेरा रिकॉर्डिंग पुराने वाले वीडियो में देखेंगे, तो उसमें भी बोला था मैंने कि आप इस बात पे फोकस करें, सारे इंजीनियर्स हैं यहाँ पे, कि आप लोग बच्चों को यही कहें कि इंजीनियरिंग 4 साल केवल पेपर निकालना नहीं है। अब सेकेंड ईयर के बाद से जो भी इंजीनियर है, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, एनी ब्रांच, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर
वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने आप को इस एनवायरनमेंट में लाने की कोशिश करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप कि कुंदन जी आप मेरे बातों से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। क्योंकि अब जैसे शशिकांत वर्मा जी का भी मैसेज आया है, उन्होंने बोला कि सही कहा सर, आप पढ़ के इंजीनियर बनते हैं और बेरोजगार होकर सब लोगों को गाली देते हैं, है ना, ये फैक्ट है सर आपकी बातें। तो बेरोजगारी समस्या, देखिए कुछ बात में, अब देखिए बहुत लोग एग्जाम्पल क्या देंगे कि सर वो तो इतना पढ़ता था, उसका क्यों नहीं हुआ। भाई मेरे, हम किसी के कंपैरिजन नहीं करने के लिए बने हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा हम भी कभी कभी कंपैरिजन लिख देते हैं, क्योंकि हमको कभी कभी जवाब देना पड़ता है। कंपैरिजन, हमको किसी से कंपेयर नहीं है, हम क्या है वो जानने की कोशिश कीजिए। मैं कौन हूँ, मेरा कैपेबिलिटी क्या है। अगर मेरे से ये कंपटीशन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं मेरे में ड्रॉबैक है, कुछ तो हुआ होगा, उसको सर्च करने की कोशिश करें, दूसरे पे इल्जाम लगाने की कोशिश मत करें। पहला पॉइंट है, इसको आप बखूबी फॉलो करें तो बहुत मजा आएगा, आप एंजॉय कीजिएगा। मतलब आप गलतियां ना ढूंढें, आप अपने आप में गलतियां ढूंढें, दूसरों की गलती से क्या लेना देना है। वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ तो आके लेके चला गया, नहीं हुआ तो आप उस एग्जाम की गलती को ढूंढ रहे हैं। कभी भी जैसे हम कभी किसी स्टूडेंट को बोलते हैं कि अगर जैसे गेट का ही एग्ज़ाम होता है तो बच्चे कहते हैं कि सर उसमें कुछ लोगों ने आया है मेरे पास, सर भारत में हर साल 25 लाख तक बेरोजगारी करने के लिए तैयार होते हैं, जबकि भारत में हर साल उतने रोजगार नहीं होते। और मोदी, तो आपकी राय में क्या उपाय है। बहुत अच्छा सवाल है, अंकुश मिश्रा जी का है। अंकुश मिश्रा जी, वाकई में बेरोजगारी तो बहुत है, और जैसे हम इंजीनियरिंग की बेरोजगारी पे डिस्कस कर रहे थे तो उसमें यही चर्चा की है कि पहले तो बच्चे को कैपेबल बनाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, मंदी का जो दौर है उसमें अगर आप, एक वर्ड इसमें आया है स्वरोजगार, जो पहले ही विक्रांत बैवर जी ने अपने टॉपिक में जोड़ दिया था, युवा शिक्षा और स्वरोजगार। स्वरोजगार में क्या है कि हम इसी पे आपको स्टोरी सुनाए थे, शायद आप मिस कर गए हो, फ्लिपकार्ट की स्टोरी हम सुनाए थे कि फ्लिपकार्ट जो है, दो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, दोनों आईआईटी का बंदा। अब सचिन बंसल बिन्नी बंसल के बाद दूसरा भी सुन सकते हैं, ओई होटल का बंदा जो है अग्रवाल जी, वो बंदा बिल्कुल भी पढ़ा लिखा, मतलब पढ़ने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं था, लेकिन कुछ तो नया किया, आज कितने लोगों को ओई होटल के थ्रू रोजगार दे रहा है। तो आप ऐसे क्रिएटिविटी करने से पहले हिचके नहीं, मेरा यही है मिश्रा जी। क्योंकि अगर हम इसी पे तो चर्चा कर रहे हैं कि फियरलेस, डर को आपको पहले अंदर से डर निकालना होगा। हम ये बिजनेस शुरू करेंगे तो क्या होगा, नफा नुकसान, आप सब कुछ जोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप ओला का हिस्ट्री सुनेंगे तो भूपेश अग्रवाल जो है वो आईआईटी का पढ़ा बंदा गूगल में जॉब कर रहा था, ही लेफ्ट हिज जॉब और बेंगलोर आया, बेंगलोर में फिर वो ओला का बिजनेस शुरू किया। तो हर किसी बंदे की एक अलग, उसमें एक अपना फियरलेस था। आज ओला खुद रोजगार दे के जा रहा है, बेरोजगार मतलब कितने ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। तो आप भी ऐसे कोशिश, ऐसे पहलू को भी ध्यान रखें, और ऐसे कुछ अभी जैसे कुछ कोविड-19 में बहुत चीज आपको कुछ सीखने को मिला हो, कहीं ना कहीं कुछ भी, उसका भी आप अभी जैसे देख रहे हैं कि मतलब कोविड-19 ये सिखाया कि जिंदा रहने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं, केवल खाने के लिए अन्न की भी जरूरत है। अगर आप इसमें भी सोचें तभी आपको पॉजिटिव है। जो किसान का अगर हम सोचें कि आजकल देख रहे हैं कि बिग बास्केट, चाहे आजकल नया जियो मार्ट, ये सब सब्जी का डिलीवर कर रहा है, ये काम तो आप भी कर सकते हैं, ऐसा थोड़े है। लेकिन हमको शर्म है कि हम इंजीनियर हैं, हम ऐसा काम क्यों कर सकते हैं। तो आपको इंजीनियर से नहीं होता है भैया, इंजीनियर एक डिग्री है, आप डिग्री है, ग्रेजुएट हैं। आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको पहले तो बेशर्म तो होना ही चाहिए, एक इंजीनियर है तो आपको ये डर निकालना पड़ेगा कि हम ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, कुछ नया सोचने की जरूरत है। तो मिश्रा जी आप पॉजिटिव सोचिए तो जरूर आपको कुछ ना कुछ होगा, तो ये बेरोजगारी का दर कहीं ना कहीं कम होगा।
सब्जी का ही है। अगर हम खेतों से, किसानों से सब्जी लाएं और फ्रेश सब्जी को पैकेजिंग करके होम डिलीवरी भी सेफ्टी के साथ दे, पूरा प्रोसेस के साथ दे कि भैया कोविड-19 है, हमने इसको बखूबी हाइजीनिक फूड दिया है, सैनिटाइज किया हुआ है, तरह तरह के, ये तो मार्केटिंग पहलू है। तो इससे शुरुआत 2 जन से होती है, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो रोजगार हुआ। तो आई होप कि आपके सवाल का आंसर मिल गया हो। तो बाकी क्या है, शशिकांत जी कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, विक्रांत बाबू कुछ लिखे, सर मेरा सौभाग्य, मैं आपका छात्र हूँ, मेरे छात्र जीवन में शिक्षक कम बड़े भाई की तरह हमेशा। थैंक यू विक्रांत जी। हमेशा हम बड़े भाई की तरह ही मार्गदर्शन करने का मेरा कोशिश रहता है हर बच्चों के साथ। शशिकांत लिखा है, बिल्कुल सही सर, ये सवाल भी आता है कि दिमाग में, और हमारे घर में के बच्चे भी यही सवाल करते हैं, मैं उससे ज़्यादा पढ़ा तो मेरा क्यों नहीं आया सही नंबर। ये मेरा यही कहना है कि आप इससे बच्चों को बोलिए कि ऐसा जरूरी नहीं है। हम एक दिन ऐसे ही सारे लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ के इंजीनियर बने। नाम सुना होगा हरिश्चंद्र वर्मा का, एससी वर्मा का। तो एससी वर्मा का हम एक इंटरव्यू का वीडियो देख रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो बोले कि हम 6 क्लास से पढ़ना शुरू किए, 6 क्लास तक स्कूल गए ही नहीं थे, घर पे ही पढ़ते थे। एग्जाम होता था, स्कूल जाते थे, एग्जाम होता था, कभी कभी फेल भी हो जाते थे, पास तो घिस के होते थे। लेकिन मेरे टीचर को लगता था कि ये बच्चा होशियार है। पहले भी गुरुजन होते थे, बच्चों में भांप लेते थे कि ये बच्चा में क्वालिटी कहीं ना कहीं है। वो बताए कि जैसे जो बात वो कोई टीचर 8 क्लास के बच्चे को समझा रहा है, वो वहाँ खड़े हो गए। तो वहाँ खड़े होने के बाद उनको समझ में आया कि इनको पहले समझ में आ रहा है 6 वाले बच्चों को, और 8 वाले को समझ में नहीं आ रहा था। तो हरिश्चंद्र वर्मा बोले, ये टीचर को लगने लगा कि बंदा में अडॉप्ट करने का जो क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी है। तो मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आज देखिए हरिश्चंद्र वर्मा सर की बुक जो है सारे लोग पढ़ रहे हैं, कभी कभी हमको भी उठा के देखने को मौका मिलता है और लगता है कि सारे इंजीनियर जो बनते हैं इनकी बुक को पढ़ते हैं। तो उनका कहना यही था कि आपको उनका यही कहना था कि आप मार्क्स के पीछे ना जाए, आपके अंदर एक जो है एक क्वालिटी लाना है सीखने का। आपको इच्छा किस चीज़ में खुशी मिलती है। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल विक्रांत वैभव जी है, जो इनको हम अक्सर कहते हैं कि ये इंजीनियरिंग कर रहे थे, लेकिन हम इनके लेखनी को देखकर बोले कि भैया आपका जो रुझान है वो कहीं दूसरे तरफ है। तो रुझान के मतलब आपको जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, एरिया हो, उस फील्ड में जुड़ना बहुत ही मज़ा आता है, मतलब आप एंजॉय करते हैं। ये बात हमारे गुरुजन श्री डॉक्टर श्री प्रसाद सर ने बोला कि आप पैसे के पीछे ना भागें, आप किसमें एंजॉय करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इफ़ यू आर एंजॉइंग इन पॉलिटिक्स तो दिल से कीजिए, पॉलिटिक्स अच्छे से कीजिए ताकि मज़ा आए। कुंदन जी कुछ लिखे हैं, बेस्ट कमेंट ऑफ टुडे, अगर आप एक सफल इंजीनियर बनना है तो बेशर्म तो बनना ही होगा। बिल्कुल बेशर्म तो बनना ही पड़ेगा आपको, बेझिझक है। कुछ भी काम करने से पहले आपको ये नहीं सोचना है कि हम क्यों करें, हम इंजीनियर नहीं, हम कर सकते हैं और कर रहे हैं। हमारे इंजीनियर भाई बैंक के क्लर्क का जॉब हो, एवरीथिंग दे आर डूइंग, बजाय अपने इंजीनियरिंग फील्ड में। तो और किन्हीं लोग का कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिए, वेलकम है उनके सवालों का। सभी लोग सुन रहे हैं उनको और देख भी रहे हैं, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। और एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि सिलेबस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। मतलब आप जैसे हम पढ़ाते हैं एस में, तो बिल्कुल सही। तो जैसे कि हम इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं एस इंजीनियर अकेडमी में, तो हमेशा
हम जब अपने स्टूडेंट से रूबरू होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, तो उनसे अपना यही बात रखते हैं कि देखो बेटा, हर किसी का हर जैसे आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो गेट का सिलेबस अलग है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, उसका सिलेबस डिफरेंट है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम, उसका सिलेबस अलग है। हाँ, कंटेंट आपके पास है, यू आर मैकेनिकल इंजीनियर, यू आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या और सिविल इंजीनियर और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, आपके पास आपका सब्जेक्ट ज्ञान है। लेकिन हो सकता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पर्टिकुलर टॉपिक को इंपॉर्टेंट ना दिया हो और किसी पर्टिकुलर एग्जाम में उस टॉपिक को इंपॉर्टेंट दिया है। तो आप जब भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो मस्ट आप उसको सिलेबस को जरूर से जरूर फॉलो करें, जरूर फॉलो करें, ताकि आपको ये तो लगे कि हम जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर मूव कर रहे हैं वो पूछता क्या है और उसके सिलेबस में क्या है, वो पूछना क्या चाहता है। समटाइम जैसे आप इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम का क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें एक चीज सीखने को मिलता है कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें दो आंसर करेक्ट होते हैं, बट यू हैव टू टेक डिसीजन व्हिच वन इज बेस्ट। कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ये आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग सर्विस या यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू आप ग्रेड 1 रैंक नंबर का ऑफिसर बनेंगे। और ऑफिसर बनने में आपके पास हो सकता है कि आपके टेबल पे ऐसा दो कागज आया हो कि दोनों लगभग सेम है, तो आप इतने बड़े अधिकारी हैं कि आपको बेस्ट वन का डिसीजन लेने आना चाहिए। इसलिए उस तरीका का क्वेश्चन पैटर्न जो होता है वो इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में डाला जाता है या यूपीएससी के एग्जाम में डाला जाता है। इवन बीपीएससी भी उसी चीज को फॉलो करता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर लिखा हो रहता है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो जो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो आपने ऑफिसर ढूंढता है, तो इसलिए सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसका पैटर्न भी जानने की जरूरत है। और दूसरा कि आप जैसे ऑनलाइन में ही है कि ऑनलाइन में भी स्टडी अगर चल रहा है तो क्यों नहीं हम लोग सीरियस हो पाते, क्योंकि हम लोग उसको सीरियस पढ़ते ही नहीं, जस्ट लाइक मूवी की तरह देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सीरियस होके पढ़ें, बिल्कुल जब भी बैठे तो नोट पैड लेके बैठे, ताकि आप जो भी मेन पॉइंट है यू शुड नोट ऑन योर कॉपी, तब जाके आपको एक अलग फीलिंग आने लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। मैडम कल्याणी उषा शक्ति जी ने भी पहले इनको भी बधाई दे दी, ये भी युवा शक्ति की है, युवा भारत से जुड़ी हुई हैं और इनको भी बधाई हो। और कल इनका लाइव सेशन था युवा भारत पे, हम भी देखें, बहुत अच्छा था। तो नारी पे तो इस कोविड-19 में कैसे देखभाल करें उसी से संबंधित था। तो डिसीजन लेना भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हम मेरा कहना था कि आप जैसे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो आप उसको एंजॉय करना सीखें। ऐसा नहीं कि आप उसको मतलब अरे ऑनलाइन है फर्जी है, नहीं, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा एंजॉय करते हुए कोई भी काम करें तो बहुत मज़ा आएगा। जैसे हम अगर हमको पढ़ाना ही होता है तो पहले हम पढ़ते हैं 3 से 4 घंटे, हम एंजॉय करके पढ़ते हैं, और जब पढ़ाते हैं तो उस समय भी कोशिश होता है कि एंजॉय करते हुए ही पढ़ाएं, ताकि एक अलग फीलिंग बना रहे स्टूडेंट्स के साथ और हमेशा उनसे रूबरू होते रहते हैं, ताकि उनको अंदर कोई भी, जैसे सम टाइम क्या होता है कि बच्चे बहुत डाउट जो है वो डर के मारे पूछते नहीं हैं, तो वो भी बचना है। आप बेशरम बनी, क्योंकि पहले बोले कि बेशरम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक इंजीनियर के लिए, क्योंकि आप अगर नहीं, आज अगर एक छोटा सा घाव हुआ और आप नहीं बताएं तो पता चला कि वो घाव बड़ा बीमारी बन गया। तो इसलिए कभी भी कोई भी सेशन चल रहा हो और अगर आप क्लास में हो तो डाउट, अगर हो सकता है कि समटाइम डाउट आपका वर्स्ट डाउट हो, मतलब बच्चे हंसे भी, हो सकता है मे बी, लेकिन आप उसको डरने की जरूरत नहीं, आप उससे जरूर पूछिए। तो ये आपको एक अलग है। और अब तो और अच्छी बात है कि आप गूगल बाबा का जमाना है, आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, तो उसको भी एंजॉय कीजिए। तो होपफुल रहिए, आशावादी बनिए, निराश मत होइए, थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचिए हमेशा, नकारात्मक सोच को हमेशा अपने से कोसों दूर रखने की कोशिश कीजिए। जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आप उसमें बखूबी अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, फियरलेस बनिए, डर को अंदर, अपने अंदर के डर को निकालिए, रिस्क लेना सीखिए, ये भी सीखने की ज़रूरत है।
अगर आप रिस्क नहीं लेना सीखेंगे तो आगे बढ़ने का चांस कम ही होगा। और हमेशा हमेशा ओपन माइंड। तो ये पूरा सेशन हम लोग तरह तरह के एग्जाम्पल से बात किए, बहुत सारी बातों से हुआ, तो शायद ये एक अच्छा सेशन रहा हो और आप इस सेशन को भरपूर एंजॉय किए हो। विक्रांत वैभव जी कुछ कहना चाहेंगे? लोगों से भी सुनना है, आप लोगों से भी सुनना है, बहुत लोग हैं, हमारे शशिकांत जी भी हैं, मैडम कल्याणी उषा शक्ति जी भी हैं, एंड कुंदन बैंक जी भी दिख रहे हैं। तो 4 बात हम लोगों का पूरा आज के सेशन का 4 बात था कि आप होपफुल रहें, आशावादी रहें। दूसरा कि आप ओपन माइंड रहें, कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना सीखें। थर्ड है कि फियरलेस रहें, डर को निकालें ज़रूर अंदर से। और चौथा, थिंक पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचें। अगर ये 4 गुरु मंत्रा को आप अपने अंदर दिलो दिमाग में लेकर बैठेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। तो इन सब बातों के साथ धन्यवाद अंकुश मिश्रा जी, सभी लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। और किसी का सवाल हो तो हम कुछ वेट कर ले। हाँ देखिए, हमारे विक्रांत जी आ गए हैं। मैं खुद को एग्जाम्पल देता रहा हूँ, आज तक कभी निराशा नहीं हावी होने दिया सर जीवन में कभी, यही मात्र मेरी शक्ति है। बिल्कुल, हम अभी आज में भी तो आपको आपके नाम से ही चर्चा की कि विक्रांत वैभव जी ने एक नया पॉजिटिव फियरलेस डिसीजन लिया कि आई विल मेक युवा भारत ऑर्गेनाइजेशन। तो आप आगे ज़रूर बढ़ेंगे। आज शुरुआत आप 1 से किए हैं, देखिए आपके इस युवा भारत में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और कुंदन बैंक लिखे हैं कि सर आज के समय में वो एग्ज़ाम रुका हुआ है, उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं है, उसमें भी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि इस पे देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि सरकार को एग्ज़ाम को अभी कराना कोई सही नहीं है, क्योंकि जो है हम एक्सेप्ट करते हैं कि देखिए जिनके पास जो सक्षम आदमी है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऑनलाइन क्लास कर लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी तो वो खाने के लिए ही जूझ रहे हैं, जीविका के साधन को ढूंढ रहे हैं। पूरी एक इकोनॉमी जो है वो रुक चुकी है, क्योंकि कुछ लोगों को अगर मान ली सैलरी नहीं मिला तो वो बच्चों को पढ़ने के लिए पैसा तक नहीं दे पा रहे हैं, या इवन कुछ भी उनके घर में नहीं। वो तो पहले सोच रहे हैं कि जो बचा राशि है उससे अभी ये कैसे संकट को टाला जा सके, कैसे जो भी है अपना अन्न खाने व्यवस्था में लगे हुए हैं। तो मेरा सरकार से यही अनुरोध है, कोई भी गवर्नमेंट से, कि भैया एग्ज़ाम को कृपया निरस्त कर दें, इससे कुछ होना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे क्या लिखेंगे वो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि उनकी तो न उस तरीके के पूरे मार्च से जो लॉकडाउन में है वो पूरी तरह से लॉकडाउन में है। बहुत राज्यों ने ऐसा डिसीजन भी लिया है कि डायरेक्टली, जैसे उड़ीसा महाराष्ट्र सरकार ने अपने बच्चों को स्वतः प्रमोट कर दिया। अभी वही डिसीजन लीजिए और आगे आप उनको 1-2 महीने का लास्ट में आप एक अलग सेशन दे सकते हैं, वो भी हो सकता है हमारा। और कुछ कुंदन जी? तो आई होप कि बहुत सारी बातें हुई, तो हम अच्छा शशिकांत जी का आया है। सर एक सवाल है, जो बच्चे हैं 10th या 12th जो भी हैं, उनका ना तो रिज़ल्ट आया है अभी, ना ही कोई क्लासेस चल रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए इस टाइम में, क्योंकि उनको भी पता नहीं कि उनका रिज़ल्ट क्या होगा। शशिकांत भाई मेरे, एक्चुअली
जहाँ तक मुझे पता है कि थोड़ा बहुत तो बच्चा को पता होता ही है अपने रिजल्ट का। तो अंकुश मिश्रा जी का भी अच्छा सवाल है कि लेबर लॉ हटाने के बाद कंपनियों ने अपने कर्मचारी को निकालना शुरू कर दिया। हम इस पे भी आते हैं, बात करते हैं। पहले शशिकांत वर्मा जी का बात क्वेश्चन का आंसर कर ले। जैसे शशिकांत वर्मा जी के 10th या 12th के बच्चे जो हैं रिजल्ट का भी उस पर ध्यान न दें, और इंटरेक्टिव जैसे उनका एरिया जिस फील्ड में, जैसे कुछ बच्चे को कॉमर्स फील्ड में जाना है, किसी बच्चे को साइंस फील्ड में जाना है, किसी को आर्ट फील्ड में जाना है, तो जैसे अब आर्ट फील्ड में ही जाना है, जैसे किसी बच्चों का ड्रीम होता है IAS IPS बने, तो मे भी आप इंजीनियरिंग करके भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग एक ग्रेजुएशन डिग्री है तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन उनको उस चीज़ से, आप बड़े लोगों की ये जिम्मेदारी है कि IAS IPS बनने में किस पहलुओं की जानकारी है, कैसे उस मार्ग तक पहुंचा जाए, ये आप गाइड करें। दूसरा, वो बच्चे आजकल टिकटॉक पे हम भी कभी कभी बना लेते हैं, लेकिन टिकटॉक पे ज़्यादा बिजी होते हैं, तो उनसे आप वही कहिए कि टिकटॉक इज़ नॉट योर लाइफ। आप उनको अभी समझाएं कि यूट्यूब में भी बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशन हैं, हो सकता है आप उस इंटरेक्टिव सेशन में बहुत सारे जैसे एक्सपेरिमेंटल है। आज ही जैसे आप अगर देखेंगे तो भारत सरकार का एक वर्चुअल लैब भी है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा ओम्स लॉ पढ़ रहा है, 10th का बच्चा है और ओम्स लॉ पढ़ रहा है, तो ओम्स लॉ का अभी तो स्कूल नहीं चल रहा है, तो आप गूगल में बच्चों को बताएं कि गूगल में वर्चुअल लैब भी होता है, जो 9th 10th के बच्चों को वर्चुअल लैब से, एक्सपेरिमेंट से आप उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो जो चीज़ 9th 10th या 11th 12th में उसको वर्चुअली, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड नहीं आती है। आप ये भी बात बच्चों को बताएं कि आज का जो भी एग्ज़ाम है वो ये नहीं कहता है कि आप कितना रट के आए हैं, नहीं, दे आर आस्किंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा तभी जाके आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप बच्चे को यही एजुकेशन में गाइड करें कि तुम बोर्ड का एग्ज़ाम या 12th का एग्ज़ाम जैसे दिए हो वो चीज़ अब हटाओ मन से। बच्चा को बताइए कि जैसे अगर आप लाइट का फार्मूला पढ़ रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है, तो आप उनको इंटरेक्ट बताइए अपने छोटे भाइयों को कि इसका आगे रोल क्या है और इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, वो भी सीखें। जब रियल लाइफ एप्लीकेशन सीखेगा तभी तो जाके उसका कॉन्सेप्ट बन पाएगा क्या कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। होता है क्या, बच्चे केवल बोर्ड के एग्जाम के लिए रट गए कि भैया ओम्स लॉ पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, सीरीज पैरेलल पढ़ लेंगे तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। और ऐसा हमारे समाज में टीचर भी, हम अभी देखें बहुत मतलब हमारे जो 9th 10th के स्टूडेंट हैं या 11th 12th के स्टूडेंट हैं, उनको शॉर्टकट ट्रिक सिखाने की बात होती है। प्लीज़ अवॉइड शॉर्टकट ट्रिक। उनको अभी नहीं बोले शॉर्टकट ट्रिक, अभी बोले भैया तुम डिटेल से पढ़ो, डिटेल से पढ़ा हुआ ही बहुत आगे काम आने वाला है। अभी उनको शॉर्टकट माइंड में, दिमाग में क्या होता है, बारे लोग बोल देते हैं यार इसका तो ये शॉर्टकट है, बच्चे खुश भी हो जाते हैं कि यार मेरा तो ये शॉर्टकट ट्रिक मिल गया है और इससे तुरंत बन भी जाएगा। तो आप उससे बचने की कोशिश है। क्या है, हमारे बिहार में आपके रिजल्ट डिसाइड करते हैं कि आपके साइंस, एक क्वेश्चन आया था हमारे पास मिश्रा जी का, पहले उस पर भी चर्चा करें। अभी तो प्राइवेट सेक्टर से लेबर लॉ हटाने वाली कंपनी का, बिल्कुल मिश्रा जी बिल्कुल सही है। और आज ही आप देख लीजिए, हम सब समाज का सभी लोग दोषी हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़िए, मतलब सरकार ने कानून लाया था कि सैलरी देना होगा, सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर दिया। दुख की बात है। मतलब हर चीज़ में, अभी जैसे अभी बच्चों के फीस का मामला ही चल रहा है, तो दो पहलू है। गार्जियन पहलू का है कि हम पढ़ाई हुआ नहीं, फीस नहीं देंगे। स्कूल का कहना है कि हम ऑनलाइन आपको दे रहे हैं। तो अब मामला कोर्ट में गया हुआ है, तो हमारे यहाँ कोर्ट भी एक पहलू है जो बीच बीच में उंगली करने आ जाती है, तो जो कि सही, कभी कभी तो ठीक है, कोर्ट है, उनका निर्णय को हम सम्मान करते हैं। विवादास्पद हो जाएगा कुछ भी उनके अगेंस्ट बोलना, लेकिन जो भी निर्णय था वो सोच के लेना था, क्योंकि बहुत लोग इससे इफेक्टेड हैं। बहुत लोगों को सैलरी जब नहीं मिला तो नेचुरल है कि घर कैसे चला रहे हैं वो पहलू को उन्होंने देखा नहीं। बहुत लोगों से हमारी बात हुई, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो
कहीं ना कहीं उस चीज़ पे उनको सोचने की ज़रूरत थी। पता नहीं किस सोच पे वो रखे हैं, क्योंकि हम कोई एडवोकेट भी नहीं है, एक एजुकेशनिस्ट है, कभी कभी इमोशन में भी बह जाते हैं, तो हो सकता है कि उनका निर्णय में कुछ हो। ठीक है, तो कुंदन नायक जी, सर हमारे बिहार में आपके रिजल्ट डिसाइड करते हैं कि आपको साइंस लेना है कि आर्ट्स, ऐसा नहीं है। वही वही बात बच्चों को समझाने की, हरीशचंद्र वर्मा की स्टोरी इसलिए आपको सुनाए थे कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं कि नहीं, आईआईटी में पढ़ाए थे, प्रोफेसर आईआईटी में रिटायर हुए हैं, तो वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। आप भी टिकटॉक के बड़े यूज़र हैं सर, टिकटॉक का अनुभव भी शेयर कर दें। तो टिकटॉक का कुछ अनुभव नहीं है, ऐसे ही कभी टाइम पास के लिए बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उस पर बहुत सीरियस हम आदमी नहीं है, उसके लिए हमारा सीरियसनेस बच्चों को गाइड करना है। इसलिए बोले कि आप इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करिए, उसको अपना जुनून नहीं बनाइए। अभी हाल में एक न्यूज़ पढ़े, कहीं कानपुर या लखनऊ का, मतलब यूपी का कहीं का न्यूज़ था, टिकटॉक बनाने के चक्कर में बच्चे जो है नदी में डूब गए। तो दुखद न्यूज़ है। मतलब आप उस तरीका के मतलब जुनून बनाने के चक्कर में बने हैं, टिकटॉक से कुछ तो होना नहीं है, तो फालतू में उसके पीछे भागना है। तो जो करियर की बात है उसके बारे में सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। करियर में हम ऐसा नहीं कर रहे कि पढ़ना ही करियर है, आगे बहुत कुछ ऑप्शन है, आप उसमें भी सोच सकते हैं। तो थैंक यू सभी लोगों का, आप लोग इतने प्यार से मेरे को सुने देखें। तो अगर अनुमति हो माननीय अध्यक्ष जी का तो विदाई ले सकें। बिल्कुल बिल्कुल शशिकांत, इंजीनियरिंग सेकंड डिवीज़न से भी किया जा सकता है। और एक समय था जब आईआईटीज़ में क्या हुआ कि बच्चे जो जाते थे सेकंड डिवीज़न ज़्यादा होते थे। उसका कॉज होता क्या था कि बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाते थे। नहीं नहीं बिल्कुल, अरे बिल्कुल, बीच बीच में हम लोग ऐसे ही इंटरेक्ट होते रहेंगे। आप लोगों ने इतना इतना समय मेरे हमको सुने हैं, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार युवा भारत और युवा भारत के साथियों को, ये टीम बहुत आगे जाए, इसी शुभकामना के साथ मैं आनंद कुमार आप लोगों से विदाई लेता हूँ। मिलते रहेंगे। थैंक यू।